बहुत शुक्रिया, आपका आभारी हूँ, टीम का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। ये मेरे इंदौर वालों को तो इसमें ताली बजा ही देनी चाहिए। सर आपने नहीं, ये तो एक औपचारिकता है कि आपका हमें तो ऐसे औपचारिक धन्यवाद और शुक्रिया और वेलकम सभी करना है, तो हम कर ही रहे हैं। मुझे इस सेशन के मॉडरेशन की जिम्मेदारी मिली है और मुझे जो लगता है तीसरे और अंतिम सत्र में शाम का जो ये जी अंतिम जी सत्र जी है, उसमें कुमुद भाई के सेशन के बाद हमारा सेशन है। जी इस सेशन में एक सहूलियत हमारी तरफ से सेटिंग हो चुकी है और आप बधाई दे सकते हैं, बधाई हो के बाद बधाई दे सकते हैं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर ये आप अपनी तरफ से भी अलाउ कर दीजिए। जी जी, आप बिल्कुल आपसे बातचीत हम करेंगे। ये बिल्कुल कर्टन नहीं बनेंगे बीच में, हाँ। कोई ह्यूमन कर्टन। आप ओपन है, आप भी पूछ सकते हैं हाथ उठा के, लेकिन बस सवाल ही हो, टिप्पणियों के तौर पे उस तरह से ना जाए। हाँ। ठीक है, तो सर एक चीज है, शुरू करते हैं बातचीत का। जी 94 में बैंडिट क्वीन हम करते हैं और फिर बधाई हो तक आते आते लगभग 2.5 दशक लग जाते हैं जी और इन 2.5 दशकों में जो आपकी यात्रा रही है थिएटर के उस बाकमाल एक्टर के लिए, जिसके लिए मनोज वाजपेयी जैसा आदमी ये कहता है कि आप जब स्टेज पे होते थे तो बाकी सब साइड हो जाते थे, सबका आप उनके लिए नाइटमेयर थे। नहीं, वो दोस्ती की बात अलग है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्योंकि संध्या छाया एक बड़ा आपके जीवन का है, एक बड़ा हिस्सा संध्या छाया भी है। जी और संध्या छाया जैसा एक उस मिडिल क्लास से भी निचले फैमिली की जो स्थितियां हैं उसका एक युवा एकाएक थिएटर वो करता है और उसके बाद उसके जेहन में बस जाता है जी और बाकी सारे दोस्त चले जाते हैं। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन चूंकि मुझे जानना ये जरूरी है कि 24 सालों के भीतर का जो आपका गठान है, जो आपकी जो रचाव है, पूरी प्रक्रिया है आपको अपने बांधे रखने की, आपके अगल बगल के सारे लोग हिट हो रहे हैं, चमक रहे हैं, जाने जा रहे हैं और आप स्टेज पे हैं, एडवर्टीजमेंट में हैं, कुछ कर रहे हैं, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी उस दौरान के गजराज राव की जो संघर्ष प्रक्रिया वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो हम सबके जीवन का एक हिस्सा आता है। तो सबसे पहले तो जो आपने बताया, मनोज वाजपेयी ने जो मेरे बारे में कहा, तारीफ की, तो ये उनका बड़प्पन है और ये आमतौर पर कलाकारों में थोड़ा सा मुश्किल होता, थोड़ी कंजूसी हम लोग करते हैं, थोड़ी किफ़ायत करते हैं एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करने में। तो ये मनोज का बहुत बड़प्पन है कि वो अलग अलग मंचों से जब भी बात होती है तो अपने सह कलाकारों के बारे में वो इस तरह की बातें कहते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि उनका ओहदा बड़ा है तो आपकी हौसला अफजाई होती है, आपकी हिम्मत बढ़ती है कि इतना बड़ा कलाकार, वो मनोज वाजपेयी हमारे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर हैं। वो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं कि वो कमर्शियल सिनेमा करते हैं और उसके बाद पूरा 6-7 प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं कि मतलब वो फैमिली मैन करा जो कि वो एक कमर्शियल है, उसके बाद जोराम करते हैं और उसको उस तरह की प्रोजेक्ट को फिर वो लेके शहर शहर जाते हैं। कल जैसे वो मुझे दिल्ली में मिले एक फंक्शन में, तो वो एक मुझे लगता है कि बड़ी सीखने की और प्रेरणा लेने की बात है उनसे। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि 24 सालों के बीच में क्या हुआ, तो मैं पहली चीज तो मेरे अंदर कंप्लेन नहीं थी, शिकायत में नहीं था, मैं डिनायल में नहीं था, मैं कहीं पर ऐसा नहीं था कि यार ये मनोज वाजपेयी की जिंदगी में ये चमत्कार हो रहा है या आशीष विद्यार्थी इतना अच्छा कर रहे हैं या सुजीत सरकार जो मेरे दोस्त हैं थिएटर के जमाने के, वो इतने बड़े फिल्म मेकर बन गए हैं, अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता, तमाम लोग, लेकिन शिकायत कभी नहीं हुई। मुझे हर्ष ही हुआ, मुझे लगा कि यार और ऐसा नहीं था कि मैंने उसको अपने शस्त्र रख दिए थे कि मेरा अब मैं मेहनत कर रहा था, कोशिश लगातार रहती थी और मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस सुरंग के पार कहीं ना कहीं एक रोशनी मुझे दिखेगी, मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा। और होता ना कि आपको ईर्ष्या तो होती है कि आप संजय मिश्रा को कौन सी फिल्म थी उनकी, रजत कपूर वाली, आंखों देखी में जो उनको लाड़ मिला, आपको लगता है कि यार ऐसा आपके जीवन में होगा क्या, आपको इस तरह की सराहना लोगों से मिलेगी कभी क्या, क्योंकि अभिनेता हैं, कलाकार हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको दुनिया जाने, आपके काम को सराहे। तो एड फिल्म चल रही थी साथ में, जब अनुराग कश्यप या विशाल भारद्वाज जी जैसे लोग मुझे अपनी फिल्मों में, तलवार में जैसे उन्होंने काम दिया, तो उससे
वो मुझे मुझे लगता है कि वो बूस्टर था। जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा ना कि बूस्टर की वजह से आप थोड़ा सा एनर्जाइज होते हैं, तो ये तमाम जो फिल्में थी वो उन्होंने मेरे करियर में बूस्टर का काम किया। कि छोटे पार्ट थे, लेकिन वो जब कहते हैं ना कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो आप करते हुए तो नहीं रियलाइज करते, लेकिन बाद में जब उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि ब्लैकमेल में जैसे इरफान ने बोला कि यार गजराज तुमने वो पोर्शन बड़ा अच्छा किया था यार, ये तुमने कैसे निकाला ये सीन, या तलवार में जो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, तो उससे आपकी हिम्मत बढ़ती है। आपको लगता है कि ठीक है, बेसब्र होने की जरूरत नहीं है। और उसके बीच में, इस पूरी जर्नी के बीच में एड फिल्म चल रही थी, और अगेन क्योंकि बहुत पहले मैंने ये समझा था, मैंने जाना था कि आपका जो संघर्ष है, आपका जो स्ट्रगल है, वो सिर्फ अकेले आपका नहीं है, आपके परिवार का होता है, आपके मित्रों का होता है। उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, या वो आपके दोस्त कब तक आपका ख्याल रखेंगे। मान लीजिए अगर आप मेरे थिएटर के दोस्त हो तो कितना देंगे मुझे, कितने बार मुझे 500, 1000, 2000, 10,000 देंगे आप, तो वो आपके लिए परेशानी का सबब नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा था कि ये अपने जो अभिनेता का संघर्ष मैं करूं, साथ में जीवन यापन और अपने घर को भी मैं संभालूं। और उसके बीच में ये अमित शर्मा ने मुझे बधाइयों के लिए मेरा चयन किया, जिसके अंदर बहुत सारे कारक हैं कि द वायरल फीवर का जो टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड, वो एक कारक बना कि हाँ, ये इस तरह के फादर सन के लिए ये केमिस्ट्री वाला। आयुष्मान खुराना के साथ मैंने एक स्केच किया था टीवीएफ के लिए, उन्होंने भी मेरा नाम रेकमेंड किया। अमित शर्मा की पत्नी। लेकिन सर आप इसमें एक चीज भूल जा रहे हैं, जब ये आपको ऑफर हो रही थी तो मैं कहीं पढ़ रहा था, और आप ये 50 साल की उम्र में बाप बनने का जो स्टोरी आपको आई और आपने अपनी पत्नी से डिस्कस किया कि करूं क्या, तो और उनका ये कहना था, आप ही सही कर सकते हैं, तो पत्नी का जवाब इनको ये आया, तुम कौन सा ऋतिक रोशन हो, कर लो। हाँ, क्या हुआ कि मैं बड़ा संकोच में था कि यार करना चाहिए, क्योंकि अटपटा है, मतलब ऐसा तो होता नहीं है, रेगुलर कहानी नहीं है। तो मैंने पत्नी से पूछा तो उन्होंने बोला आप कौन सा ऋतिक रोशन हो, आपका करियर खराब हो जाएगा, कर लो। तो फिर वो एक फिर क्या बोलते हैं कि रामबाण हो गया, मंत्र हो गया कि हाँ यार क्या फर्क पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ आप एड फिल्में बनाते हैं, एड फिल्मों के लिए खास किस्म के एड के लिए बिल्कुल माकूल मजाक एड फिल्म वालों की नजर पड़ी नहीं आपने। खैर ये मजाक, इसको मजाक के तौर पे ही लिया जाए, हम लोग बिल्कुल लाइट मोड में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम बहुत सीरियस नहीं जाने वाले। राइट। तो सर एक चीज है, लेकिन वो जो मैं उस टाइम पीरियड किस लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ा एक टैगलाइन में कास्टिंग वालों से बात होती है तो कहते हैं कि गजराज सर के साथ एक खास बात है कि रोल तो शानदार करते हैं, लेकिन उनसे आप वो कॉस्ट कटिंग नहीं करा सकते उनसे, तो वो क्या उस 24 सालों की मुफलिसी की वसूली के तौर पे देखा जाए, आपने काम के प्रति जो आपको लगता है कि इसका वसूली अब आने ये वक्त है ले लो नहीं, इसको कलाकार के तौर पे मैं इसको वसूली का नाम नहीं दूंगा। मैं ये मुझे लगता है कि मेरी जो जिम्मेदारियां हैं परिवार के प्रति, अपने प्रति, मैंने इतना लंबा जो अरसा है उसके अंदर जो जिस तरह का मुझे पारिश्रमिक मिलता था वो मैंने स्वीकार किया, अभी भी करता हूँ। अभी भी ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है कि मैं ये मुझे अगर आप एक्स अमाउंट मेरी फीस है वो नहीं देंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। ऐसा भी हुआ है कि कुछ शॉर्ट फिल्में मैंने की हैं जिसके अंदर मैंने पारिश्रमिक नहीं लिया है, या कुछ ऐसे काम है जहां पर मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइनली ये टीम जो है ये अपने दम पर ये फिल्म को खड़ा कर रही है, ये जो निर्देशक हैं इनके पास पैसे नहीं है, तो मैं उसके अंदर कम से कम फीस में भी काम करता हूँ। तो ये दोनों चीजों का सामंजस्य बना के रखा है। ये अखबार वालों को अपनी हेडिंग्स ठीक कर लेनी चाहिए और हमें अपनी रिसर्च भी इस बारे में। हाँ, लेकिन जैसे कल को मान लीजिए यहाँ पे कोई राइटर हैं या डायरेक्टर हैं, वो बोले कि गजराज मेरे पास ये कहानी है और ये मतलब ये अगर हम लोग इस पे कोलैबोरेट करेंगे तो ये आपके लिए भी एक नई जर्नी होगी, नया सफर होगा। और अगर मुझे लगता है कि हाँ ये कहानी है जो मैंने नहीं की है अब तक, और ये आदमी जेन्युइन है, ये आदमी ये वाकई में इनको कहीं कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है और वो कहानी बहुत दमदार है, तो मैं उसमें फीस सेकेंडरी हो जाएगी। सर एक चीज मतलब थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब मुझे ये जानना है सर, थिएटर के दिनों के बारे में बहुत कम मतलब जानकारियां उपलब्ध हैं। जो आपने जितना कहा या जितना हमने इधर उधर से पता कर लिया, एक के आपके दोस्तों से कुछ पता कर लिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि थिएटर की तरफ डूंगरपुर से आप चलते हैं, थिएटर की तरफ रुझान जो आपका हुआ और उसके बाद मेजर जो कुछ प्ले होते हैं, जैसे मैं
सीमा पाहो मैम से पूछ रहा था, उनके लिए दोनों हस्बैंड वाइफ आधे अधूरे को अपना बनाते थे, अपने समय का वो बताते हम दिल्ली मंच पे खेला, आपके समय की बात है ये, आपके समय सामने खेला होगा, आप जूनियर होंगे शायद उनके, तो आप वैसे भी अभी भी जूनियर ही हैं क्योंकि अमिताभ भी जूनियर है, आप उम्र का भी तकाजा बता रहे थे कि अभी मैं तो जवान हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ थिएटर के दिनों का आपका सबसे बेमिसाल क्या लगता है, जिसको लगता था ये काम जो मैं अभी मौका लगेगा मैं करूंगा इसको और करना चाहिए, और आपने जो किया है उन दिनों कुछ कहानियां मुझे चाहिए आपसे। जब मैं और नाटक में भी जब मुझे छोटे छोटे पात्र मिला करते थे, छोटी छोटी भूमिकाएं, तो उसमें क्या होता है कि आप जब 20-22 साल के होते हैं तो आपके अंदर जो पूरे आलम को फतेह करने का जो एक जलवा होता है, जज्बा होता है, तुगलक की लाइन है गिरीश कर्नाड के नाटक की, तो वैसा ही जज्बा था। और उसमें मैं क्या बोलते हैं कि जो एंथो कटलेट, उसकी तरह मैं जितने कैरेक्टर होते थे उन सब की लाइनें याद कर लेता था, क्योंकि कोई ना कोई एक्टर जो सीनियर एक्टर है वो किसी दिन नहीं आएगा तो मैं उसकी रिहर्सल मैं करूंगा। क्या बोलते, प्रॉक्सी देने में मैं बड़ा माहिर था, और वैसे मैं लाइन याद करता था और मन में सपने लेता था कि यार ये नेक्रासोव नाटक है, इसके अंदर मेन मुझे मिले किसी दिन। और एक दिन रंजीत कपूर जी के साथ मैंने बहुत सारे नाटक किए, तो मैंने उनसे एक दिन बोला कि सर ये इस नाटक में मुझे एक पार्ट मिल सकता है क्या? तो वो नाटक था एक संसदीय समिति की उठक बैठक। ये मैंने श्रीराम सेंटर में या कमानी में देखा था एक शो, जी, श्रीराम सेंटर में जी, देखा था तो जी। वो कहानी थी, वो नाटक था कि जिसमें 6 सांसद हैं, 3 जो है दून स्कूल बैकग्राउंड से हैं और 3 बड़े खाटी बैकग्राउंड से हैं, और उनके बीच में एक चेयरमैन है, और ये किसी एक कमेटी के अंदर वो कमेटी से रिलेटेड बात तो नहीं होती है और कुछ आपसी झगड़ों में फंस जाता है। और वो रंजीत साहब का विजन था कि वो 89 में उन्होंने किया, तब तक ऐसी चीजें हमारे विधानसभाओं और संसद में नहीं होती थी जो आज हम देखते हैं। हमको लगता है अरे ये तो बिल्कुल आज वो रियल लगता हमने है। तो 2006-7 के भारंगम में देखा था। कमाल। तो रंजीत भाई को मैंने बोला कि सर इसमें, तो उन्होंने बोला कि नहीं गजराज, ये तो तुम अभी बड़े यंग हो, तुम्हारा चेहरा भी है ना एकदम लड़कपन है, इसमें बड़े उम्र के लोगों की जरूरत है, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन लाइंस में कोशिश करता था, और वो प्ले का 13, 14, 15 दिसंबर या नवंबर 89 में वो शो होने वाला था। शो से 4 दिन पहले रंजीत भाई मुझे श्रीराम सेंटर में ढूंढते हुए आए, तो बोले गजराज चलो रिहर्सल में जाना है। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं आ जाओ। वहां गए, वहां उन्होंने मुझे बताया कि जो 3 कलाकार थे जो खांटी बैकग्राउंड के थे और एक जो चेयरमैन थे, वो किसी वजह से मुंबई चले गए, और मुंबई में कुछ काम मिलना इतना मुश्किल होता था कि वो लोग दूसरी बार सोचते नहीं थे, और अभी हमको करना। और उसमें उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, उनकी पत्नी मधु जो है वो एक कर रही है, एक और कोई और पार्ट कर रहे हैं, और अब जो चेयरमैन है वो तुम करो। मैंने कहा रंजीत भाई ये तो परसों नाटक है, 2 दिन बाद, अब मैं कैसे करूंगा? तो लेकिन वो अश्योरेंस देने वाले अच्छे लीडर की निशानी होती है। तो उन्होंने बोला नहीं गजराज एक काम करना, तुम चेयरमैन हो, तुम सामने स्क्रिप्ट रख लेना और पढ़ के बोल देना। लेकिन मेरी याददाश्त अब बहुत कमजोर हो गई है, उस जमाने में ठीक थी, तो मैं रात भर में उसको चबा गया पूरा का पूरा, और नर्वस था। और पहला शो जो हुआ था, पहली बार मैं ऐसा पार्ट मिला जिसमें सिपाही 1, सिपाही 2, पत्रकार 1, पत्रकार 2, भीड़ का नवयुवक, 1 नंबर, ये सब पार्ट की बजाय मुझे एक पार्ट मिला चेयरमैन घोषाल। और वो नाटक जब खत्म हुआ तो वो जो श्रीराम सेंटर का बेसमेंट था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, और मुझे कुछ समझ, मेरे लिए वो स्वप्न था। और मुझे बॉबी भाई जो हमारे सीनियर हैं, और उस समय वो बैक स्टेज कर रहे थे, उन्होंने बोला गजराज ये तालियां तुम्हारे लिए बज रही हैं। तो वो मुझे एकदम एक चमत्कार जैसा लगता है, और उससे मुझे परिवर्तन आया। उसके बाद बड़े रोल मुझे नाटक में मिलने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2006-7 के भारंगम में ये हमने देखा था, इसे भारत रंग महोत्सव, तो इसमें ये बात, इसमें इस कहानी का निचोड़ ये है कि आप जब चाहते हैं तब आपके जीवन में कुछ अलौकिक हो जाए, बड़ी चीज हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको खाली प्रयास करते रहना है बिना हिम्मत हारे। तो मैं उस समय इतने कम उम्र में भी पता नहीं कुछ ना कुछ आसपास वजह रही होंगी जिसकी वजह से बिना मनोबल खराब किए तोड़े मैं ये कर रहा था, और उसके अंदर मुझे ये चीज मिल गई। मेरे एक गुरु हैं जो नेमी चंदन स्कूल के आलोचक हैं, डॉक्टर महेश आनंद, जिन्होंने
रंग दस्तावेज जैसी किताब लिखी, थिएटर के पिक्टोरियल हिस्ट्री ऑफ हिंदी थिएटर पे लिखा लंबा। ये प्ले मैं साथ देख रहा था उनके, और उनके पास चूंकि 40 वर्षों का अनुभव है, तो उन्होंने ये बात कही थी तब पहली बार। मैं आपको कहीं नहीं देखा था मैंने, और टीवी पे देखा हो तो सो मुझे याद नहीं, बड़ी ईमानदार मेरी वो आप कबूली है। उन्होंने ये कहा कि एक एक्टर इसमें आया था, यंग सा लड़का, वो उसकी कॉपी मार रहा था। ये मतलब गजराज राव जैसा इसको मिला होगा, वो एक गजराज लड़का था, उसने इसका प्ले देखा है मैंने। तो वो नाम मुझे, इसलिए आपने जब कहा तो एक संसदीय समिति की उठक बैठक आई, तो मुझे अब पता चल रहा है कि एक रात पहले आपके जज्बे को देख के एक रात पहले स्क्रिप्ट मिली और पूरा का पूरा आप खा गए, और उसके बाद जो आपने डिलीवर किया, वो जो तालियां आई, तो मेहनत और लगन क्या करवाती है आपसे जी। तो ये आप लोग सोचिए, और उसको कट टू 89 टू 2006-7, वहाँ एक आदमी जो थिएटर क्रिटिक है, जिसको बहुत ब्रूटल माना जाता है हिंदी रंगमंच के क्रिटिसिज्म में, नटरंग में लिखते थे बेसिकली, उसके एडिटोरियल टीम में थे। वो कहते हैं कि वो एक एक्टर है जिसको तुम नहीं जानते हो, और तब तक आपकी सही में हमने तो बैंडिट क्वीन से भी हमने पहचान नहीं बना पाए थे हम लोग, कि भाई एक समझ में आता था कि अमुक अमुक लोग हैं, बाकी वो कैरी होता है इतने सालों तक। ये कमाई तो बड़ी अद्भुत कमाई है इतने सालों में सर। एक अब चूंकि वो पैटर्न थिएटर से बदल के वो चीज़ें बदल गई, अभी सिनेमा बरास्ते, अब तो OTT और तमाम चीज़ों पे आप उतने ही सक्रिय हैं। मैं ये काम करने के तरीके और काम करने के मजे के तौर पे देखना चाहता हूँ, और इन टर्म्स ऑफ ये भी कि जो एक क्रिएटिव भूख होती है एक एक्टर की, उसमें आपको कहाँ देखते हैं अपने एक्टिंग को, कि यहाँ मजा आता है कि यहाँ स्पेस ज़्यादा है, OTT या सिनेमा? अब अभिनेता के तौर पे मुझे नहीं लगता कि वो डिस्टिंक्शन या वो सीमा रेखा होती है उस तरह से, क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं वैनिटी वैन में बैठ के या ग्रीन रूम में बैठकर कि आज तो मेरा OTT वाला सीन है, आज मेरा सिनेमा वाला सीन है, क्योंकि उसमें तो आपको 100% देना है। वो कैमरा चाहे वो मोबाइल फोन पे शूट हो रहा हो, चाहे वो बड़ा कैमरा हो सिनेमा वाला, आपको मुझे नहीं लगता कि तब आप भूल जाते हैं, तब आप एक अलग जर्नी पर होते हैं। तो मुझे खाली ये होता है कि उसकी जो अफरा तफरी में थोड़ी चेंज बदलाव होते हैं, कि सत्य प्रेम की कथा जैसे है, वो एक दिन में एक सीन, आधा सीन शूट हो रहा है बहुत सहजता के साथ, और कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको एक दिन में 4 सीन कंप्लीट करने हैं, 10 पेज कंप्लीट करने हैं। मैं प्रयागराज में शूट कर रहा था पीछे, तो उसमें था कि एक एक दिन में 8-8, 10-10 पेज शूट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा अपनों को ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, उससे ज्यादा अंतर नहीं होता। अब मीडियम का भी थोड़ा अंतर, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का थोड़ा सा, अगेन वो छोटे वो आपके मन तक रह जाता है, क्योंकि अब जब वहां पे एक्टिंग करते हैं तो अब ये नहीं सोच सकते ना कि ये तो सिनेमा के पर्दे पर आएगा और ये यूट्यूब पर आएगा या ये छोटे पर्दे पर मैं आएगा। एक्चुअली इसलिए पूछ रहा था कि मैं जब R माधवन साहब से पूछ रहा था रॉकेटरी के समय कि सर ये जब आप कह रहे हैं कि एपिकल कैनवस है ये विषय, तो आपने इसको एपिसोडिक भी बनाना था ताकि आप डिटेल में कह पाते। तो उन्होंने कहा ये जो 7.1 में रॉकेट उड़ने की ध्वनि में जो सुनना चाह रहा था, तो सिनेमा हॉल में ही संभव था। ये तो, है कि आप कुछ और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आपका एक हिस्सा जुड़ता है जी। आप एड फिल्में बनाते हैं और आपका पहला प्यार है, आप उसको अपनी मदर भी कहते हैं जी, जी, अपने क्रिएटिव फील्ड की, और उसमें आप एक एड शूट करते हैं जो 4-4 दिन लगा देते हैं जी, और कहते हैं कि वो कमाल का शूट हुआ था, अतुल कुलकर्णी वाला जी। इसलिए मैं ये बात जानना हाँ जी जी जी। तो वो अगेन एडवर्टाइजिंग का अपना एक अलग समीकरण होता है, उसकी अलग तकनीक है, और उसके अंदर क्योंकि विज्ञापन एक दिन में 100,000 10,000 बार देखा जाएगा जगह जगह पर, तो उसकी जो डिटेलिंग है उस पर ज्यादा मेहनत होती है, तो उतना अंतर होता है उसके अंदर। अभी आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं? जी अभी बना रहा हूँ, लेकिन कोविड के बाद से बहुत अंतर आया है, बहुत परिवर्तन आया है, और जो पहले जिस तरह से लेविश तरीके से एड फिल्म्स बनती थी अब वैसे नहीं बन रही हैं। और दूसरा हुआ है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उन पर जो आपके क्लाइंट हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनका सहारा लेते हैं और उनसे उनका काम चल जाता है। सर एक चीज़ ये पूछने, जो जैसे हम लोग मजाक में जुमला कहते हैं कि एक ऑटो है जो आगे चल के एक वॉल्वो बनना चाहेगा, तो एडवर्टीजमेंट बनाने वाला जो एक डायरेक्टर है जिसको बस एक छोटी कहानी को, मतलब कई, जैसे हमारा बजाज तो हमारे घर की कहानी हो जाती है, जैसे एक ऐड ऐसा है, कई ऐड ऐसे जबान पे चढ़ा हुआ रसना का जैसे हो गया, इस तरीके के आपके ऐड है। Hyundai का ऐड जैसे एकदम टच करता है यहाँ से, कोई बात नहीं यूटर्न लेके फिर मैं आ जाऊँगा, एक सैनिक को वो देता है। ये तब की बात है जब एक खास फॉर्म में सैनिक को और दूसरे तरीके से नहीं देखा जा रहा था, वो देश के लिए जी, जी।
देश सेवा के लिए जो लगे हैं उनके लिए था। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आप ये काम जो कर रहे हैं ये क्या फिल्मों के डायरेक्शन के तौर पर भी आप जा रहे हैं मैं या प्लान कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं कहानी आप कुछ गजराज राव को कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। कहानियों नहीं, संघर्ष हमेशा बना रहेगा। संघर्ष संघर्ष बॉबी देओल को भी करना पड़ता है। वापसी के लिए। हाँ, क्योंकि क्या है कि ये चीजें जितनी दूर से बैठकर आसान दिखती है वैसी होती नहीं है। अक्षय कुमार को भी करना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो आप उनका काम, कुछ फिल्में अच्छी ना चले तो इसका मतलब नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रेरित कर रहे हैं, पूरी की पूरी। जैसे कोविड के दौरान मुझे जो सुनने में आया, देखने में आया कि उन्होंने लगातार काम किया, पूरी की पूरी यूनिट को लेकर कहीं विदेश चले गए और वहाँ पे वो 100-150 लोग वहाँ पर पूरा बबल बना के काम कर रहे हैं। तो उसमें मेहनत हर चीज में है उसके अंदर। डायरेक्शन आपका जी, मैं कुछ कहानियों पे काम कर रहा हूँ और उम्मीद है 2 साल 3 साल में कहीं ना कहीं बात बनेगी आगे, क्योंकि अभी लंबा प्रोसेस हो गया है। क्योंकि कोविड से पहले था या 5 साल पहले था कि थिएटर के लिए फिल्में बन जाती थी, छोटी फिल्में आप बना सकते थे। अभी समीकरण बदल गए हैं। अभी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके साथ आपको इन्वॉल्व होना है, तो फिर उसके अंदर पूरे प्रोसेस में उनकी भी वो भी सहभागी बनते हैं। वो इतना आसान नहीं रह गया है कि अभी मैंने अपना घर गिरवी रखा और बना दिया, लेकिन उसको दिखाओगे कहाँ पर? तो उसके लिए आपको सबको आसान है उसको बेचना। हाँ, और तो वो distribute मुझे लगता है कि वो वैसा नहीं होना चाहिए कि आपने बना दिया खाली। वो प्रयास ऐसा होना चाहिए कि सबके सहयोग से बने और क्रिएटिव सहभागी बने उसके अंदर लोग, क्योंकि बिजनेस और आर्ट और कॉमर्स का मिश्रण है सिनेमा। बिल्कुल। आर्ट और कॉमर्स दोनों और एक उद्योग है, ऑब्वियसली उसमें जी, पैसा जी, इन्वॉल्व जी। है हर चीज। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप थिएटर के दौरान आपने लंबा टाइम लिया, इधर बॉम्बे ने आपको वेलकम बहुत लेट किया, आप काम कर रहे थे अपने हिसाब से। मुझे एक पोर्शन इसका जुड़ा हुआ है कास्टिंग एजेंसियों का, जो नई मुझे लगता है कि हार्डली 2 दशकों की पैदाइश होगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करें, क्योंकि तब इतना कास्टिंग एजेंसीज का नहीं लगता था। थिएटर से आने वाले और खासतौर पे दिल्ली रंगमंच के जितने भी एक्टर्स से मेरी बात होती है, जो हमारे दोस्त हैं, काफ़ी सीनियर भी उसमें लोग हैं जो आपसे भी, आपकी भी अजीज हैं, वो इसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कल का एक लड़का खड़ा होगा और 1 मिनट में आपको खारिज करेगा, और ये चीज़ हमें बिल्कुल नापसंद है। लेकिन कास्टिंग एजेंसीज तो वेस्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, और हमारे यहाँ तो काफ़ी बड़े एक्टर्स अभी जो स्टार बने हुए हैं, खासतौर पे OTT के आने के बाद से, वो सब कास्टिंग एजेंसियों की खोज रही है एक तरीके से। आप कास्टिंग एजेंसियों की भूमिका को इन दिनों में कैसे देख रहे हैं? हाँ, जैसे आपने कहा कि विदेश में, यूरोप में और अमेरिका में जो टैलेंट मैनेजमेंट और कास्टिंग एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो एक तरह से ब्रिज का काम करती हैं टैलेंट और निर्माताओं, निर्देशकों के बीच में। जैसे कास्टिंग बे की टीम, जो अनमोल और अभिषेक की टीम काम करती है, या जोगी जिस तरह से कास्टिंग करते हैं, नंदिनी जिस तरह से काम करती हैं, मुकेश छाबड़ा, ये तमाम लोग काम करते हैं उसके अंदर। और सही देखिए क्या है कि कंटेंडर इतने ज्यादा हैं, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कुछ भूल चूक तो होगी ही, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 लोग हैं ऑडिशन दे रहे हैं तो उन 1000 में सिर्फ 2 लोग ही टैलेंटेड होंगे। मेरा मानना है कि उन 1000 में से शायद 599 या 899 लोग टैलेंटेड होंगे, लेकिन वो उस वक्त, उस समय, उस जो कास्टिंग डायरेक्टर है और उसकी समझ और निर्देशक वो क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इसके अंदर सहयोग होता है। जैसे OTT पे है तो OTT की पूरी टीम, मेरी जानकारी में है कि वो लोग रिजेक्ट करते हैं, कास्टिंग रिजेक्ट करते हैं, दोबारा कास्ट करवाते हैं कि नहीं ये हमारे रोल के साथ नहीं जा रहा है। अलग किस्म की पैकेजिंग होती है, तो उसमें खाली दोष दे देना कास्टिंग डायरेक्टर को, क्योंकि वो जैसे मुकेश छाबड़ा का इंटरव्यू देख रहा था ये ललन टॉप में, कि उनकी गाड़ी को लोग स्क्रैच मार के चले जाते थे कि भाई इसने मुझे मेरे पार्ट नहीं दिलाया, या कुछ जगह पे कहा जाता है कि यार ये कास्टिंग डायरेक्टर खुद ही रोल कर ले रहा है। तो ये लांछन तो लगते रहेंगे, क्योंकि आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि इससे एक थोड़ा सा प्रोफेशनल हुआ है। पहले कलाकार तस्वीरें लेके महेश भट्ट, राम गोपाल वर्मा के दफ्तरों की खाक छानते थे। खुद मैंने देखा है कि मतलब अंदर घुसने नहीं मिल रहा बड़े बड़े कलाकारों को। मैं एड फिल्म जब मैंने शुरू किया था तो मैं रामू जी से मिलने गया था कि उनकी एक फिल्म आ रही थी, उसके विज्ञापन मैं बनाऊं, प्रमोशनल विज्ञापन। तो मैंने देखा गेट के बाहर जिस तरह से दरबान
निकाल रहा है, तो कम से कम ये है कि आपके पास एक तरीका आ गया है कि आप अनमोल आहूजा से बोल सकते हैं, उनको तस्वीरें भेज सकते हैं, और ये लोग उसको डेमोक्रेटिक कर दिया है बहुत ज्यादा, इस मायने में कि पहले आपको किसी फिल्म में एक्टिंग करनी है, सीरियल में एक्टिंग करना है, तो उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा। अब नहीं है, अब कुआं प्यासे के पास आ रहा है। कितनी बार मैं देखता हूं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे लिखा हुआ आता है कि हम लोग चंडीगढ़ में ऑडिशन करेंगे, हम लोग दिल्ली में ऑडिशन करेंगे, हम लोग लखनऊ में ऑडिशन करेंगे, हम लोग इस फिल्म के लिए कानपुर में ऑडिशन करने वाले। कितनी बड़ी बात है कि जैसे मैंने यहाँ पर थाई मसाज फिल्म की शूटिंग उज्जैन में हुई, इंदौर में हुई, तो उसके अंदर इस क्षेत्र के कलाकार, जैसे मुझे जो मेरा लैंग्वेज जो मेरे कोच थे कैलाश जी, वो यहीं के हैं, तो कितना रोजगार, कितना, और भोपाल से कलाकार आए थे, बालिंदु और ये तमाम लोग। तो ये मुझे लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से जो मुंबई के अंदर एक तरह का टोल नाका लग गया था कि आपको आना है तो यहीं पर आओ, ट्रेन पकड़ो, हवाई जहाज पकड़ो और यहाँ के धक्के खाओ, वो नहीं रह गया है। अभी आप पांडे साहब को मन करे कि मुझे एक्टर बनना है, तो जिस शहर में है, दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए बोल सकते हैं कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा ऑडिशन है, एक लुक टेस्ट है, इसमें देखो अगर रोल मिलता है मेरे लिए। तो ये मुझे लगता है बड़ा डेमोक्रेटिक हो। इससे आज से 10 साल 15 साल पहले ये संभव नहीं था। मान लीजिए कि इंदौर में एक फैमिली है और उसमें एक 20-22 साल की लड़की है, वो एक्टिंग करना चाहती है, माँ बाप बोलेंगे कि यार मुंबई नहीं भेज सकते हैं, बड़ा दूर है, दिल्ली नहीं भेज सकते, बड़ी दिक्कतें हैं, नहीं सेफ नहीं है ये। लेकिन अगर यहीं पर कास्टिंग हो रही है, कुछ एक प्रोजेक्ट यहाँ शूट हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें भी सब्सिडी दे रही हैं, यूपी में, एमपी में, अलग अलग जगहों पर, तो उसका एक जो निर्माताओं के लिए एक रहता है कि अच्छे से हमारा बजट थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, वो आके यहाँ शूट करते हैं और वो लोकल टैलेंट को लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर सब्सिडी में भी होता है कि अब 30% 50% कलाकार लोकल होने चाहिए या 100% लोकल होने चाहिए। तो उसका वो जो लड़की है, जो बेबस है, जो टैलेंटेड है, जिसको जाना है, या लड़का भी, कि जो अपनी जिम्मेदारी की वजह से इंदौर छोड़ के नहीं जा सकता है, काम उसके पास आ रहा है और उसके अंदर बहुत बड़ा जो योगदान है ये कास्टिंग डायरेक्टर नाम के जो प्राणी है वो कर रहा है। एक ये इसी मंच से पिछले बरस इस पे काफी क्रिटिसाइज किया गया था कास्टिंग को, और थिएटर के बड़े लोगों ने किया था कि जिन्हें अनुभव नहीं है हमें एक चेक करते हैं। तो ये आपको पता चला कि कितना डेमोक्रेटिक तरीका है। तो उसमें सर ये भी है ना कि देखिए कि आप अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे सबसे जूनियर डॉक्टर भी तो आके देखता है, आपकी नब्ज देखता है पहले। बिल्कुल। सीनियर सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट थोड़ी आके आपकी सिरहाने खड़ा होता है, वो जूनियर देखेगा, बताएगा कि हाँ ये इसके अंदर ये तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो वो न्यूरो सर्जन आएंगे या बड़े सर्जन आएंगे, डॉक्टर होंगे, उनके साथ जाएगा। तो वो जो जूनियर डॉक्टर का काम, ये तमाम ट्रेनी डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, क्या डॉक्टर जब वो क्या बोला जाता है, रेजिडेंट डॉक्टर। तो समझ लीजिए कास्टिंग डायरेक्टर जो है रेजिडेंट डायरेक्टर्स हैं कि जिनको थोड़ी बहुत समझ होती है, ऐसा नहीं मूर्ख नहीं है। वन हो सकता है कि, और कहाँ चावल में कंकड़ कहाँ नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। अच्छा, आप लोग इंदौर वालों एक बात जान लीजिए, बड़े फ्लो में सर ने जिन एक्ट्रेस का नाम लिया, अब जैसे बालिंदु हम थिएटर भोपाल में करते हैं वो, और इससे मुझे एक वाक़या याद है कि जब पीपली शूट हो रही थी और ओंकार दास मानिकपुरी को कहाँ से ढूंढ के लाया गया, जो हबीब साहब की टीम के एक बहुत छोटे कलाकार हुआ करते, बहुत उनको टीम में बड़ा कलाकार नहीं माना जाता, लेकिन कास्टिंग में रोल के मुफीद वही लगे पीपली में। तो जी, और वो फिर वो बड़े इंडिया टुडे के कवर पे छपे फिर। जी, क्योंकि राजकुमार हिरानी इंदौर में आकर बैठेंगे, बोलेंगे मैं अपनी पिक्चर की कास्टिंग कर रहा हूं, तो पहले तो 2.5 दिन तो उनका सेल्फी देने में चला जाएगा, लोग छोड़ेंगे नहीं, है ना। या तो वो ये जो अनजान चेहरे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर नाम का जो प्राणी है, वो उससे मुझे लगता है कि बड़ी सहूलियत है, बहुत अच्छी चीज। कास्टिंग कुछ परे करते हैं, आपके रचना प्रक्रिया में बात करते हैं। आप बधाई हो जब कर रहे थे और ये किरदार आपके सामने आया था, और नीना गुप्ता जी एस्टैब्लिश एक्ट्रेस थी उस समय, और आपने फिर माजामा में माधुरी दीक्षित साहब भी काम किया, ये दोनों एक्सपीरियंसेस हमें बताइए, क्योंकि नरेशन हुआ फिर आप रोल कर रहे थे, इसकी तैयारी आपने कैसे की? देखिए, पहला चीज तो ये था क्योंकि नीना जी जो हैं बड़ी प्रभावशाली अदाकारा हैं, और उनको हमने काम करते हुए देखा है खानदान में। और वो एक कौन सा उनका था जिसमें बड़ा
तेज तर्रार जो एंकर बनती है, वो शो कौन सा था, एक जिसके अंदर वो डांट देती है लोगों को? नहीं नहीं नहीं, एंकर एंकर थी किसी एक शो में ना। भाई 80s वाले बता दें, हम तो 90s वाले हैं। हाँ, मजबूत कड़ी नहीं, कमजोर कड़ी, कमजोर कड़ी। कमजोर कड़ी। तो ये सारे इंप्रेशंस आपके दिमाग में होते हैं, और जब हमेशा होता है कि कोई आपसे ज्यादा जिसके जीवन में कैनवस बड़ा हो, तो आप थोड़े संकोच में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने अमित को बोला कि यार ये लुक टेस्ट करना चाहिए कि कैसा हम दोनों साथ में कैसे केमिस्ट्री कैसे हो रही है, काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर मेरा ज्यादा ये था कि कहीं वो उनके लिए अनकंफर्टेबल ना हो कि यार ये कौन किस अनजान चेहरे को मेरे साथ आप खड़ा कर रहे हैं। तो अमित, दो सीनियर थे आपके, सुरेखा जी थी, सुरेखा जी भी हैं उसके अंदर। तो वो अमित ने बोला कि नहीं नहीं बहुत अच्छा होगा, और एक बार हमने रीडिंग की और उसके अंदर मैंने रियलाइज किया कि वो, क्योंकि वो अनुभव है उनके पास, और जिस तरह का सुरेखा जी से भी जब मुलाकात हुई पहली, तो वो एकदम इतना स्नेह के साथ, और नीना जी ने भी, हाँ, और नीना जी मतलब उस रीडिंग में ही लगा कि हाँ ये हम लोग साथ काम करेंगे। तो क्योंकि वो आप लोग जो फिल्म देखते हैं फिल्म बनने के बाद 2 घंटे की, वो और जो शूटिंग के जो 2 महीने होते हैं, 1 महीना होता है, वो बड़ा डिफरेंट होता है। उसके अंदर कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, वो स्मूथली जाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके लोगों के बीच में दोस्ती ठीक हो। तो वो एक अनुभव ठीक था। और माधुरी जी इतनी बड़ी स्टार हैं वो, और उस इरा के स्टार अब नहीं है। अब मैं अक्सर बोलता हूँ कि वो कि जूही चावला और शाहरुख खान, अजय देवगन, ये एक लॉट था। अब ऐसे स्टार हो नहीं सकते क्योंकि वो समीकरण अलग थे। जब तीनों खान पैदा हुए, तीनों खान, अजय देवगन, अक्षय, मतलब वो स्टारडम अब किसी के पास नहीं आ सकता है। और जिनकी पिक्चरों को आपने सिनेमा हॉल में देखा है 70 mm पे, उनके साथ आप स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे कैसा होगा। लेकिन वो अगेन, क्योंकि वो इतनी बड़ी कलाकार है। भोला में किया आपने, और क्या खूब किया जी, इतनी तो वो मुझे आपके रोल को लेकर तैयारी की, क्योंकि आपको जब मैं नेगेटिव रोल में देखता हूं तो आप उतने क्रूर और उतने ही शातिर और उतने ही दुष्ट लगते हैं उस किरदार में। देखिए, थिएटर प्ले करता है, लेकिन हर एक्टर के रोल प्रिपरेशन की अपनी प्रक्रिया होती है, अपने तरीके होते हैं। क्योंकि आप एक एक्टिंग स्कूल से आए हैं, आपका एक सर्टेन अपना क्राफ्ट रचा होता है, और एक तरफ कॉमिकल रोल भी कर रहे हैं। बाप बेटे के बीच के कन्वर्सेशन को हम एंजॉय कर रहे हैं उसको, कि कैसे बाप के एक अलग एरा का वो आदमी है और बेटे से अपने कैसे कन्वर्सेशन कर रहा है टीनेजर से। वो आपकी जो तैयारी है बतौर अभिनेता, जो तैयारी है आपकी, वो दोनों तरह के किरदारों में, वो कैसे आप प्लान करते हैं? पहला तो मैं ये जो लिखा हुआ है, जो मटेरियल है, उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ कि जब आप उसका चयन करते हैं, जब मैं इस चीज के लिए हामी भरता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में जाऊंगा, तो मेरा समझ लीजिए कि आधी जिम्मेदारी कंप्लीट हो जाती है कि ये लिखा हुआ इतना अच्छा है, और उसके बाद निर्देशक जो है उनका जो विजन है, उनको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसा चाह रहे हैं। क्योंकि मैं तो 1000 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन वो कैसा चाह रहे हैं, वो उनकी दुनिया है, उनकी फिल्म है, उनका वेब शो है। तो एक मेन चीज तो ये रहती है कि आपके जो लीडर हैं, जिनकी निगरानी में जो कप्तान हैं, उनके विजन को आप एक कलाकार के नाते आपको वो करना चाहिए। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि थाई मसाज, तो उसके अंदर एक लोकल लैंग्वेज का पुट देना था, तो उसके लिए बहुत सारी वर्कशॉप हुई उस बात तक, जिसकी बड़ी तारीफ हुई। मुझे लोगों ने बड़ा सराहा कि आपने क्योंकि अब जैसे इंदौरी या उज्जैन के डायलेक्ट को आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, हो सकता है पंजाब में या राजस्थान में लोग बोलें कि आपने सही किया है, लेकिन उज्जैन वाले को भी तो सही लगना चाहिए। इंदौर वाला भी अगर वो बोले कि हाँ नहीं यार, इसने हमारे लहजे का मजाक नहीं उड़ाया, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो लहजा जो आप बोल रहे हैं वो कैरिकेचरिश नहीं होना चाहिए। थोड़ा आसान है ना कि अपन करना क्या होता है इसके अंदर, अरे भैया क्या कर रहे हो भैया, है ना। तो वो लेकिन वो उसके अंदर आप कितनी टान ऊपर ले रहे हो, जिससे कि वो उसकी भाषा का, या पंजाब, ओए प्राजी क्या हाल है, ऐसा थोड़ी होता है। अब किसी पंजाब के ठेठ लुधियाने जलंधर वाले को ऐसा बोल के देखो, उसको मतलब हिकारत से देखेगा आपको। उनपे कि हे ईश्वर ने माफ करना, ये नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इसमें कब आएगा। हाँ, या तो उसमें मत करो। जैसे अभी एक नेपोलियन नाम की फिल्म बनी है, उसमें जो एक्टर हैं उन्होंने फ्रेंच एक्सेंट नहीं पकड़ा है, वो अपने अमेरिकन एक्सेंट में ही बात कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ कलाकार हैं जो फ्रेंच एक्सेंट में बात कर रहे हैं।
ठीक है, मुझे वो मंजूर है, ऐसा होना चाहिए। स्कूल्स में तो ड्रामा स्कूल में तो बाकायदा अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं। रोमियो जूलियट में देखता हूँ तो मणिपुरी एक्टर जो है अपनी स्टाइल जी, में हिंदी बोलता जी। है। तो लेकिन सर क्या अब गजराज राव उस पोजीशन में है जब लिखे हुए को जिसको बता रहे हैं कि हमारा आधा काम वहीं हो जाता है, और चूंकि सिनेमा डायरेक्टर्स मीडियम है, तो क्या आप इस पोजीशन में अपने आप को मानते हैं इन दिनों में कि अब आप उसमें अपने हिसाब से खेल सकते हैं कि यार इसको हटा के यूं कर लो, ऐसा कुछ क्रिएटिव आप अपना इनपुट डालने लगे हैं कि मतलब राइटर कहें कि यार इसको बदल दें क्या, ऐसे कर लेंगे? देखिए क्या होता है कि हर संवाद को या कुछ को जब तक आप अपना नहीं बनाएंगे, अब जैसे कि मैं वहां जा रहा था, वहां, अब मुझे अगर लगता है कि मैं जा रहा था वहां ज्यादा मेरे जमाने फिल्म, तो मैं निर्देशक से ये अनुरोध कर सकता हूं। लेकिन जैसे अभी पीछे मैंने एक फिल्म में काम किया, उसके निर्देशक हैं, उनकी पहली फिल्म है ये, अरविंद बब्बल, अशोक चक्रधर जी के छोटे भाई हैं, ये बड़े साहित्यिक परिवार से हैं ये, और हाथरसी की फैमिली है। काका हाथरसी की काका हाथरसी उनके अशोक चक्रधर जी के ससुर थे, और अरविंद के पिता राधेश्याम प्रगल्भ, और उनके यहाँ से एक बहुत पुरानी पत्रिका संगीत के निकलती जी है इस परिवार जी, की। तो एक साहित्यिक परिवार से हैं और उनकी पहली फिल्म बनी है, और उसके अंदर जो पृष्ठभूमि है प्रयागराज वहाँ का पुट है, और उसके जो संवाद लिखे हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखे हैं, अरे वाह। है ना, तो वो इतने मतलब गजब के हैं, और उसके अंदर छेड़छाड़ अरविंद ने नहीं करने दी। एक दो दिन शुरुआत में मैंने कोशिश की, उन्होंने बोला कि नहीं गजराज इसको ऐसे ही करते हैं, तो 99% जैसा लिखा गया था उसके आसपास हुआ, क्योंकि मतलब ज्ञान चतुर्वेदी ने ये डायलॉग लिखे हैं, आपकी मतलब क्या औकात कि आप उसके अंदर बोलो कि नहीं इसके अंदर ये थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्या, कि उनकी जो नरक यात्रा है, मेरा मानना है कि पिछले कई दशकों का सबसे अच्छा व्यंग है, अच्छा व्यंग। इतना बढ़िया व्यंग है, मतलब जैसा राग दरबारी है। इंदौर पढ़ने वाला शहर है, और जी, राग दरबारी का जिक्र आपने है। पढ़ा ज्ञान चतुर्वेदी साहब को, आपने शायद पढ़ा ही होगा, सब लोगों ने, कुछ लोगों ने जो यहाँ पर है, अच्छा, दिल्ली हाँ, में एक मुंडी हिल रही है। एक मुंडी हिली है। सर ने भी पढ़ा है। और जी, राग दरबारी तो मैं बिना हाथ उठाए मैं कहता हूँ कि हाँ। राग दरबारी के बारे में हम लोग हाँ, और कहते हैं। जो मेरे नौजवान दोस्त हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है तो राग दरबारी जरूर पढ़ें, और ज्ञान चतुर्वेदी जी का नरक यात्रा जरूर पढ़ें, जो एक सरकारी अस्पताल में की जो उस पर जो व्यंग है, व्यंग है जो। हाँ, अद्भुत है, और मतलब चूंकि मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ, हिंदी लिटरेचर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं अपने बिहाफ पे एक स्थापना दे देता हूँ सर की तरफ से कि राग दरबारी वो उपन्यास है, उसके लिए हम कहते हैं बच्चों से कि दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक में वो रहते हैं जिन्होंने राग दरबारी पढ़ी है, और एक में वो रहते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी। अब इंदौर तय कर ले कि उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ग्लोब के किस हिस्से में। हाँ, बहुत अच्छा व्यंग है और ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जी। जी। हम लोगों ने कहा था हमारी बातचीत का हिस्सा आपका भी हिस्सा होगा। आप में से कईयों को लगता होगा कि हमें गजराज राव सर से बात करनी है। आप में से कितने लोग हैं जो गजराज राव सर से बात करना चाह रहे हैं? तो आप में से कौन है जो ये पूछना चाह रहा है कि उज्जैन में जब शूट कर रहे थे क्या आप सराफा गए थे? मैं बड़ा विडंबना ये है कि जब हम शूटिंग कर रहे थे तो कोविड महामारी के दूसरे चरण में हम लोग आए थे, और बड़े मास्क के साथ घूमना पड़ रहा था, और डरे हुए कि कभी यूनिट में किसी को खांसी जुकाम हो रहा है, कुछ हो रहा है तो अरे हटाओ, वो भयभीत करने वाला समय था और नहीं जा पाया। और आज आके मेरे जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं, जो मुझे वॉलंटियर जो लेने आए, उनसे मैंने पहला सवाल ही ये किया कि सर्राफा जाना है या 56 जाना है। तो आप में से कितने लोग ले जाने चाह रहे हैं गजराज सर को सराफा? तो नहीं, और पहले ये छप्पन? बताइए सर्राफा जाना चाहिए या 56 जाना चाहिए? मार हो गया सर्राफा ज्यादा जोर से हो रहा है, ये तो लोग नींद से जग गए अचानक से। हाँ, अब ये सर्राफा इसीलिए- वाला सवाल तो पहले करना चाहिए था। असल वो खाऊ गली है, चटोरों का शहर कहा जाता है। आपने व्यंजनों की बात की, जाग गए। सर्राफा, चलो ठीक है, राजबड़ा सर्राफा वाह, दोनों जगह जाना अपन को, बस सही है, ये अच्छा है। हमारे जो हमारे वॉलंटियर जो होंगे जिनके हाथों में माइक है, वो छोटे सवाल कृपया दीजिएगा आप एक एक करके। और उनका सर का कद इसलिए बढ़ता है, उन्होंने नरक यात्रा पढ़ी है, पहले वही पूछेंगे। धन्यवाद सर। मैं पूछना चाह रहा था, अपना नाम बताइए सर पहले। मेरा नाम दीपक असीम है। जी दीपक जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि थाई मसाज में आपने जो हमारा मालवी एक्सेंट लेके आए, जी। उसके लिए आपको कितने दिन मेहनत करनी पड़ी और वो कैसे हुआ इतना अच्छा? उसमें जैसे मैंने आपको जिक्र किया पहले, यहाँ पर रंगकर्मी है कैलाश जी,
वो लैंग्वेज कोच थे हमारे, वो मुंबई आए थे, उन्होंने ट्रेन किया कई दिनों तक। और उसके अलावा यहाँ का जो डायलेक्ट है वो मुझे पसंद रहा है। जो मेरे मित्र रहे हैं आसपास, एक स्वानंद किरकिरे, उनसे जब बात हुई है, उनके साथ के संगी साथी अशोक वानखेड़े जी पत्रकार हैं, जब मैं दिल्ली में था तो उनसे मेरा संपर्क था। तो ये यहाँ का जो, और मैं राजस्थान दक्षिण से हूँ, मैं डूंगरपुर रीजन से, तो वहाँ का ये बड़ा थोड़ा सा नजदीकी है कहीं पर बातचीत में, भाषा में, अपभ्रंश के तौर पर। तो वो मुझे लगता है, और वो सरल नहीं था। अगेन, जैसे मैंने कहा कि किसी भी भाषा का आप लहजा पकड़ते हैं तो वो कहीं पर भी कैरिकेचर नहीं होना चाहिए। कैरिकेचर मतलब कि वो आप उस रीजन के जो रहवासी हैं उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा उपहास कर रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। दूसरा कोई जी, नाम नमस्कार। बता दीजिए पहले। नमस्कार सर, केशव कोठारी बात कर रहा हूँ इस तरफ से। जी केशव जी। आपकी मूवीज का, आपके किरदारों का बड़ा फैन रहा हूँ सर, और खासकर आपसे कुछ प्रश्न इसलिए करना चाहता हूँ कि आमिर मूवी और ब्लैक फ्राइडे जैसी मूवी में आपने नेगेटिव रोल्स में काम किया था। सर ने वैसे प्रश्न किया कि आप अपना किरदार निभाने से पहले किस तरह की तैयारी रखते हैं, परंतु नेगेटिव रोल के लिए क्या खास तौर पर तैयारी रहती है और क्या कर लेना चाहिए एक परसुएंट एक्टर को, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। तो जैसे मैंने शुरुआती दौर में भंवर एक सीरीज आता था, उसमें मैं उसमें कुछ संवाद लेखन भी करता था, और उस संवाद लेखन की वजह से मुझे जो निर्देशक थे संजय रे चौधरी, मुझे अलग अलग पार्ट दे देते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज मेरे रहती थी कि मैं जो भी नेगेटिव पार्ट कर रहा हूं, उस नेगेटिव पार्ट को मैं एंजॉय ना करूं, और मैं उसको इतना घृणित बनाऊं कि जो देखने वाला है उससे इंस्पायर्ड ना हो। ये पता नहीं कहां से एक सोच थी मेरे दिमाग में। और जैसे मैं रंगा बिल्ला का एक एपिसोड किया था, और उसके टेलीकास्ट के कुछ दिनों बाद दिल्ली में एक जगह है चित्रंजन पार्क, सीआर पार्क, मैं वहां पे किसी दोस्त से मिलने गया था। दोपहर का टाइम था और मैं ऑटो वाले को पैसे दे रहा था, और पीछे से एक आवाज आई, एक बुजुर्ग महिला 70-80 साल की, और उनके साथ एक 18-20 साल की लड़की, और एदिके आसो, ऐसे करके उन्होंने बंगला में कुछ मुझे बोला। मैं बंगला थोड़ी बहुत समझता हूँ, मैं वो पैसे देके मैं गया, तो वो करता है तुम कल वो तो रंगा बिला किया तुम। तो मैंने कहा हाँ। खूब बाजे आप मारते इच्छा करते तुम्हारे, मतलब तुमको मारने का मेरा मन कर रहा है, वो बुजुर्ग महिला ने मुझे बोला। और मैंने उनके चरण छुए, और फिर उन्होंने लाड़ किया बहुत कि इतना अच्छा किया तुम्हें कि तुम्हें देखते ही मुझे घृणा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जब मैंने ऐसे नेगेटिव पार्ट किए तो मेरा ऐसा था कि इसका रस ना लूं, इसको मैं इसको इंस्पायरिंग ना बना दूं। तो वो कोशिश कुछ हद तक सफल रही। प्रणाम सर, मैं नमस्कार। अनूप शर्मा बिहार से हूँ। जी अनूप। सर, मेरा दो सवाल आपसे है। एक सवाल की फिल्मों के गुच्छे में से अगर दो फिल्म को जब निकालता हूँ, एक बैंडिट फिल्म और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनएसडी के गिने चुने नहीं महारथियों को उस समय उठाया गया जब वो अपने फर्श पे थे, और फिर उस फिल्म ने उनको फर्श से काफी लंबी ऊंचाई दी। दूसरी फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर। जब मैं देखता हूँ कि इन दोनों फिल्मों के बीच में कलाकारों का जो स्नेह, जो चुनाव, जो झुकाव जो जुड़ा रहा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? साथ ही साथ में दूसरा सवाल मेरा इरफान साहब के साथ है, जो आपके साथ में बड़े ही प्रेम से जुड़े हुए थे। हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे प्रकृति में नहीं है, लेकिन आसपास में है। उनकी भंगिमाएं हम सभी के साथ जुड़ी हुई है। तो उनके साथ जो भी आपने काम किया, उसका क्या स्नेह अभी तक आपके साथ लगता है? बाद में कैसा महसूस करेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। नाम दोबारा बताइए। अनूप शर्मा। अनूप। तो अनूप, मैं एनएसडी से नहीं हूँ। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए मैंने एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें मैं जो फाइनल राउंड था उसमें मैं नहीं जा पाया, जहाँ पे आपके वो नेमीचंद जैन जी की सुपुत्री थी। उन्होंने तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। सामूहिक एक कुछ नहीं, लेकिन आपके अजीज मित्र भी नहीं गए।
मनोज वाजपेयी भी मनोज नहीं गए, वाजपेयी लेकिन नहीं क्लासेस गए। के लिए बुलाए जाते हैं। जी जी। तो खैर वो अगेन उसमें आप दोष नहीं दे सकते हैं, किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बहुत सारे स्नातक और जो एमेचर थिएटर करने वाले बहुत सारे लोग, कि आदित्य श्रीवास्तव, सौरभ शुक्ला, ये बैंडिट क्वीन और गैंग्स ऑफ वासेपुर, और उसके साथ मैं एक और नाम जोड़ूंगा, सत्या। ये फिल्में जो हैं ये आंदोलन होती हैं, ये झंझावात क्रिएट करती हैं, और ये जो उसके रूपरेखा तैयार करने वाले लोग हैं, जो उसके निर्देशक हैं, उनको इसका श्रेय जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा विजन लिया, ऐसा सोचा कि शेखर कपूर साहब ने ऐसा विजन लिया कि मुझे, वो चाहते तो मुंबई में शूट कर सकते थे, मुंबई के पास घाटियों में कहीं जाकर, तो वो बिना ऐसे फिल्म जो बिना जिसमें डाकू बिना घोड़े के होंगे, ऐसा विजन करना। और उसको मुझे एक किस्सा बड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग तो बहुत छोटे छोटे कलाकारों का एक समूह था, जिनको हमको धौलपुर के एक बहुत ही मामूली से होटल में ठहराया गया था। जो ए लिस्ट के कलाकार थे, वो एक बढ़िया सिंधिया साहब का एक वहां पे नहीं, उसको शिकारगाह में ठहरे थे, फिर एक कुछ और होटल में ठहरे थे। तो अनूपा बैठिए, खड़े मत, क्लास थोड़ी लग रही है। तो हमें जो है दूसरे या तीसरे श्रेणी के होटल में ठहराया गया था, और बड़े मच्छर, बदबूदार बाथरूम, गंदे टॉवल और ये सब। लेकिन आपने ये सब सोचा नहीं होता, आपको तो रोल मिला है इम्पोर्टेंट, वो कर रहे होते। एक दिन, दूसरे या तीसरे दिन शेखर कपूर शूट के बाद वहां किसी से शायद टिशू को मिलने आए तो ऐसी बात करते हैं, और वो बड़े स्नेही आदमी है, टिशू यानी तिग्मांशु धूलिया। तो शेखर कपूर साहब का मैंने ये रियलाइज किया कि वो बड़े अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे कप्तान हैं, वो जुझारू हैं, वो पूरी टीम को साथ लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। मेरी जो उनकी वो यादें हैं। वो ऊपर आ गए चाय वाय पीते हुए, उन्होंने कहीं नोटिस किया कि चद्दरें गंदी हैं, टॉवल गंदे हैं, बाथरूम में से बदबू आ रही है, पानी जो पीने का है जग में रखा हुआ तो मैला। उन्होंने वहां पर ऐलान कर दिया, प्रोडक्शन टीम को बुलाया कि कल ये हालात नहीं सुधरे तो मैं शूटिंग नहीं करूंगा। ये उन्होंने बोला कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा यहां होते तो आप ऐसा करते, अमिताभ बच्चन होते तो आप ऐसा करते, नसीरुद्दीन शाह होते तो आप ऐसा करते। ये कल के नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी हैं ये सारे लोग। एक्सीलेंट, अरे गजब। और उसका असर ये हुआ, क्योंकि आपका कप्तान आपके साथ खड़ा है, तो उसका असर ये हुआ कि रातों रात धौलपुर के बाजार में जहां पे भी चद्दरें और टॉवल थे वो खरीदे गए, बिस्लरी की बोतलों के कार्टन आ गए। वो अलग बात है कि हमारे जो नाटक करने वाले सारे होते कलाकार इतने दरिद्र होते हैं बेचारे, कि उन्होंने उसका फिर कुल्ली करना भी जो है वो बिस्लरी की बोतल से ही कुल्ली की उन लोगों ने। एक्चुअली तो ये एक शेखर जी का जो एक बड़ा कह सकते हैं कि कलाकारों के चयन में, जैसे मेरा, उन्होंने, जब मैं उनसे मिलने गया तो मैं अश्वत्थामा की लाइन याद करके गया, अंधा युग की लाइनें याद करके गया कि वो सोलुल की वो भूली जाती है वो। उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, उन्होंने बोला कि तू डरेगा तो नहीं कैमरे के सामने? मैंने कहा नहीं। अच्छा ठीक है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? इसका मतलब इनको मैं पसंद नहीं आया। और फिर 2-4 दिन बाद तिग्मांशु मुझे ढूंढते हुए मंडी हाउस में आए, और क्यों फोन और पेजर वाला जमाना था नहीं, जैसे मोबाइल पे लोग खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं था। तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि पार्ट मिल गया है, और उसकी वजह से सारे कलाकार जो है दिल्ली खाली हो गया था बैंडिट क्वीन की वजह से। और वही अनुराग कश्यप का विजन था कि उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी कहानी बोलनी है, और उसके अंदर मुकेश छाबड़ा ने इस तरह से जाके शायद 200 या 300 कैरेक्टर थे। और अनुराग का मैंने कहीं सुना था इंटरव्यू में कि अनुराग ने मुकेश छाबड़ा को यही ब्रीफ दिया था कि जिस तरह से बैंडिट क्वीन में कलाकार आए थे, चयन हुआ था, वैसे ही मुझे भी नए अनजान चेहरे चाहिए। और देखिए इतिहास ऐसे ही बनते हैं। और एक इरफान वाला जो आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है। इरफान जैसे जो कलाकार होते हैं वो जाते नहीं है, वो रहते हैं हमारे बीच में, उनका काम रहता है, क्योंकि इतना बढ़िया, इतना बारीक काम किया हुआ है, इतना महीन काम किया हुआ है कि वो तो सालों साल तक, कई दशकों तक हमारे बीच में रहेगा। बहुत 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 एक किस्सा इसमें ऑलरेडी शामिल है, जिसके तरफ तिग्मांशु धूलिया का हुआ और सर से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वहीं
बैंडिट क्वीन बनाते बनाते एक्टर को, थिएटर के एक्टर को या डायरेक्टर कहिए, जो जिस विधा का रहा होगा स्कूल में, ड्रामा स्कूल में, उसको पान सिंह तोमर की कहानी मिलती है और फिर जी। बाद में पान सिंह तोमर बनता है, वो भी Yes, इतिहास yes, है। yes. वो बैंडिट क्वीन की ही समझिए कि उसी के गोद से निकला हुआ है। तो वो शेखर कपूर साहब का विजन था और उसके अंदर तिग्मांशु धूलिया जो उनको उस वक्त, जो हम लोग कास्टिंग की बात कर रहे थे, कास्टिंग नई नई चीज थी, विदेशी मानी जाती थी कि यूरोपियन नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी, लोग फोटो छोड़ते हैं लोगों की। तो तिग्मांशु ने ढूंढ ढूंढ के, जिद करके, बता के कि नहीं ये कलाकार यही होना चाहिए, या जैसे हबीब तनवीर साहब के ट्रुप से वो लोग लेकर आए थे। एक सवाल और ले लेते हैं, बस एक या दो सवाल आप बिल्कुल शॉर्ट में पूछ लीजिए बस। सर नमस्कार, मैं पौरुष दुबे मेरा पौरुष नाम है। दुबे, जी। ओके। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने इरफान खान के साथ काम किया तो ऐसी क्या चीज़ उनमें लगी जब वो थिएटर करते थे जो आपको आज तक याद है? और दूसरी चीज़, जब थिएटर प्ले करते हैं और फिल्में करते हैं तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है एज एन एक्टर? थिएटर जब हम करते हैं तो वो आप ये 200 दर्शक हैं, 100 दर्शक हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ और उसके अंदर मेरी जो आवाज़ है, मेरे एक्सप्रेशन है, सबसे पीछे की रो में जो बैठे हैं लोग जिन्होंने टिकट लिया है 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए का, उनको ऐसा ना लगे कि ज़ाया हो गया, मज़ा नहीं आया, ये क्या था ये। तो उसके अंदर आपके मुझे ऐसा लगता है। और कई बार अभी तो देखते हैं कि नाटक में, रंगमंच में भी वो माइक का इस्तेमाल होता है जिससे कि आवाज़ पीछे तक जाए। और सिनेमा में ये है कि आपको ऑडियंस की चिंता नहीं करनी है, कैमरा है और उसके अंदर आप बहुत धीमी आवाज़ में बात कर सकते हैं, बहुत धीरे भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो कैमरा आप कट भी कर सकते हैं, वो सब कुछ हो सकता है। और इरफान की जो मुझे लगता है कि इरफान कैमरा के लिए एक्टिंग नहीं करते थे। अगर आप उनका काम देखेंगे सिनेमा में या कहीं पर भी, तो कैमरा उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे ब्लैकमेल में मैंने रियलाइज किया कैमरा होता ही नहीं था। ऑब्वियसली कैमरा है, कैमरे ऐसे पीठ दिखा के तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते ऐसे करके, लेकिन कई बार होता है कि आप आमतौर पे आप थोड़ा संकोच में होते हैं, थोड़ा अलर्ट रहते हैं कि कैमरा में आपका चेहरा ठीक दिखना चाहिए। इरफान के अंदर शायद ये एक खासियत थी कि कैमरे को भूल जाते थे, तो बातें करते थे। अब देखिए उनकी सारी फिल्में वो बातें करते थे, बातें हो रही हैं। और कई दफे तो सामने वाले एक्टर के सामने भी नहीं देखते थे और Yes. मतलब ऐसी भी एक्टिंग होती है, सामने देख रहे बोल क्योंकि रहे ऐसे कर- निजी जीवन में भी तो ऐसे ही होता है। निजी जीवन में हम कहाँ आके फाड़ फाड़ के सामने वाले को देखते हैं, हम इधर उधर देखते हैं, पेड़ पत्ते पौधे, कॉफी शॉप, इधर उधर, फिर बातें करते हैं। तो ले दे के एक छोटी सी ये है, बदारी फिल्म है। मैं, जी अ, जी जी। एक चीज है दुबे साहब, तो इधर इस तरफ सबने पूछा, इधर से किसी ने सवाल नहीं और किया। खासतौर पर महिलाएं चुप हैं, पता नहीं क्यों ब- महिलाएं चुप हैं। दुबे साहब एक लाइन बता रहा हूँ, थिएटर का चूंकि एक्सपीरियंस है सर को और थिएटर करते रहे हैं, हम लोग को एक चीज समझ में आती थी, हम लोग जब पढ़ते हैं थिएटर को, कि मीडियम का एक बड़ा फर्क है। डायरेक्टर के लिए तो सिनेमा उसका मीडियम है, लेकिन एक्टर का मीडियम थिएटर है एक्चुअली। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पर कप्तान जो है आपका, निर्देशक तो पीछे विंग्स में है। हाँ, यहाँ तो आप पे जिम्मेदारी है कि आप लाइनें, कई बार होता है कि आप लाइन भूलते हैं, उस लाइन को घुमा के दोबारा लेकर आना है। जी। महिलाओं से किसी ने सवाल नहीं पूछा क्या? आपके पास सवाल नहीं है? नहीं, ये मेरे काम से बहुत संतुष्ट ये है बहुत और उनको संतुष्ट लग रहा है। है कि ये अच्छा हाँ, काम करता है बिल्कुल। ये लड़का, और और क्या? इससे कोई सवाल नहीं पूछने चाहिए। इधर एक आदमी रह गए थे, जी बताइए। माइक दीजिए नमस्कार उन्हें। सर, हाँ, मैं- आगे सर। हाँ जी जी। मैं क्या शिवांगी संतुष्ट ठा- माने हम? इन्हें संतुष्ट मान नहीं नहीं बताइए देवी जी। प्लीज। मेरा नाम शिवांगी ठाकुर है शिवांगी जी बोलिए। और आप बोल रहे हैं कि संतुष्ट है, तो ज़रूर हम आपके हर एक कैरेक्टर से जस्टिफाई, आप किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए, आप सबके साथ जस्टिफाई करते हैं। फादर हो, फ्रेंड हो। मैंने आपको टीवीएफ पे बहुत देखा है, बधाई हो से पहले मैंने टीवीएफ पे देखा है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सारे कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करते हैं, तो आई तो एम ये satisfied देखा, with ये it। इसी वजह से सवाल नहीं पूछ रहे लोग कि क्या देखिए- नहीं पूछें। सर, तो सर मैं एक थिएटर आर्टिस्ट जी। हूँ और ऐसा बोला जाता है कि इम्प्रोवाइजेशन जो करते हैं वो एक अच्छे एक्टर्स नहीं होते हैं, तो आप इस बात से अग्री करते हैं? और कहाँ पे अच्छे जज- एक्टर्स नहीं होते हैं। हाँ, मतलब कि जो किसने script बोला होता आपको? है, ऐसे थिएटर में वाले? मैंने दिल्ली में थिएटर किया हुआ है, वहाँ पे बहुत बार ऐसा बोला है। कहाँ whenever I- थिएटर करे थे दिल्ली में सर? पूछ सर लीजिए। मैं अब वो नहीं बोलना चाहूंगी, अच्छा, बहुत ओके, ओके, टिप्पणियां हो ओके, जाएंगी उन पर, हाँ। तो मैं वो नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन जी। ऐसा बोला जाता है कि जैसा स्क्रिप्ट में है एज यूजुअल वैसा बोलो, तभी आप एक अच्छे किरदार को निभा पाओगे और कर पाओगे। तो आप इस बात से, मैं तो नहीं
शिवांगी जी, ये मुझे लगता है कि ये जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह से जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो अलग अलग, जैसे वुडी एलन साहब का मैंने पढ़ा हुआ है, सुना है कि वो जो लाइन लिखते हैं अपने कलाकार से उम्मीद करते हैं कि वो वही लाइन बोले, क्योंकि वो बोलते हैं मैंने इसमें 6 महीना या 6 साल इस स्क्रिप्ट पर मेहनत की है। तो कई बार एक बार तो ऐसा हुआ कि कुछ एक कैमरा उनका स्टैटिक है और एक्टर जो है घूम के इधर से जा रहा है दीवार के पीछे से, उसने कुछ और बोल दिया, बोला नहीं वही बोलो, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा कलाकार जिसका चेहरा दिख रहा है वो तुम्हारी उसी लाइन पर रिएक्ट कर रहा है। तो कुछ, या जैसे दिल से के समय मुझे याद है कि मैंने कुछ इम्प्रोवाइज किया और मणि सर ने बोला कि जैसे हाँ वो उसमें अगर आपने पिक्चर देखी है तो उसके अंदर हम सीबीआई ऑफिसर का रोल करें, मैं और पीयूष मिश्रा और राजा एक और कलाकार थे, और वहां पर हम बम स्क्वाड में जाते हैं और बम मिलता है हमको एक जगह पर, तो मैंने जाके वहां पे क्या अरे बम 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 है ऐसे करके कुछ मैंने बड़ा एकदम इंटू कटलेट टाइप में कि मैं कुछ इंप्रेस कर दूंगा मणि सर को। मणि सर ने बोला नो गजराज, माय कैमरा विल शो इट। तो ये उनका तरीका है, हर फिल्म मेकर की तकनीक होती है कि जैसे शेखर जी इम्प्रोवाइज करने देते थे, वो बोलते थे कि इतना तूने लाइंस रट तो नहीं लिए ना, रटना मत, अब इसको अपने तरीके से बोल दे। तो वो अलग अलग मुझे लगता है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट है, अगर बहुत गंभीर है, जैसे आधे अधूरे नाटक आप कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए, वो क्लासिक है ना। या अभिज्ञान शकुंतलम अगर आप कर रहे हैं या शेक्सपियर का कोई नाटक कर रहे हैं तो उसमें आप क्यों इम्प्रोवाइज करेंगे। लेकिन अगर आप एक मॉडर्न कहानी को आज की, या रंजीत कपूर साहब, उनका तो मतलब रहता है कि वो जब मैंने उनके साथ नाटक किया कि इम्प्रोवाइजेशन करने वाले कलाकार उनको सबसे ज्यादा पसंद आते थे, कि जो लिखे हुए से इतर देख पा रहे हैं, लिखे हुए के पीछे का देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चित रहिए, आप इसको एक फॉर्मूला नहीं है। रंजीत को कुछ मजा आएगा देख के आपको, आंटियों का खाना हो जाने मत, जी जाने भी तो यारों में उनका योगदान रहा है। तो गलती से जाने मन बोल गया, वो वामन केंद्र साहब था। तो आपको सर इस, वो एक साहब कुछ बोल रहे हैं, आप बच गए हैं। आप बोलिए। आखिरी सलामी इस शाम की आपके नाम है। जी जी हेलो सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम यश है और मैं अनवरत थिएटर ग्रुप में काम करता हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ। सर एक्चुअली मेरा सवाल है शहर प्ले से रिलेटेड मेरा सवाल है। उसमें आपने विलास का पार्ट किया था, और पिछले साल मैंने भी विलास का कैरेक्टर किया था। तो एक तो मुझे उस कैरेक्टर के बारे में खुद के जानने के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए, कि मैं उस कैरेक्टर को कितना समझ पाया हूँ आपके अकॉर्डिंग। लाइक उसमें आपका डिस्क्रिप्शन है बहुत अच्छा खासा, तो आपने उस कैरेक्टर को करा था, तो आपने विलास को किस तरह से देखा था। और दूसरा ये, एक डायलॉग में मेरा बहुत कन्फ्यूजन है विलास का, जिसमें एक डायलॉग है थर्ड पार्ट का ही, जिसमें एक डायलॉग है थर्ड पार्ट का, बूचड़ है गुरु, ये डायलॉग है उसका। तो इस डायलॉग का मुझे एक्चुअल सबटेक्स्ट जो हम निकालते हैं, एक्चुअली मैं थिएटर में हमको बताया जाता है कि सबटेक्स्ट आपको निकालना चाहिए। तो वो सबटेक्स्ट उस डायलॉग का क्या था कि वो कॉम्प्लीमेंट था। अगर मैं उसका ब्रीफ दूं आपको तो मैं समझ गया। तो ये मुझे ये पहली चीज तो जब मैंने नाटक जब शहर हमारा सोता है किया था, तो वो मैं रिप्लेसमेंट था। जो कलाकार उस पार्ट को कर रहे थे वो उनको उनकी तबीयत खराब हुई और वाजपेयी साहब जी तो लास्ट मिनट पे था कि, और ये बड़ा मुश्किल पार्ट था, बहुत मुश्किल पार्ट था। उसमें डांस था, उसमें गाने थे, और मैं उसके लिए बिल्कुल उसके लायक नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं एकदम जागरूक सिपाही था, और मतलब कि मेरे निर्देशक एनके शर्मा ने बोला कि नहीं गज्जू तुझे करना है, ये लाइन याद कर ले, करना पड़ेगा तुझे। और मैं बड़ा फिसड्डी साबित हुआ था, मुझे मालूम है, क्यों मैं अच्छा नहीं कर पाया था, क्योंकि नायक कर पाना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। खाली वो चेहरा या रूप रंग नहीं, उसका नायक का एक अलग एक पर्सोना होता है, मेरे पास नहीं रहा है। तो मुझे वो समझ में नहीं आता कभी। जब मैंने नायक करने की कोशिश की उसमें मैं हमेशा फिसड्डी हुआ, तो वो मेरे लिए टॉर्चर था। उसके जो भी 6, 7, 8 शोज हुए दिल्ली में और कलकत्ता में, बड़ा घबराया हुआ रहता था। निकल गया, मतलब बेसिक था कि वो जिम्मेदारी है, दी गई है और वो करना है। और जो आप, लेकिन नाटक बड़ा पसंद किया गया, और वो
दर्शक उसमें आके और आगे की रो में दिखते थे कि वो आंखों से आंसू निकलते थे, इतना इमोशनल होते थे, क्योंकि पीयूष ने उसको इतना अच्छा म्यूजिकल बनाया था, पीयूष मिश्रा ने। उसके गाने इतने आज भी हैं, दोनों रहेंगे कब, है ना, उजला ही उजला शहर होगा, मतलब आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो जो गूचड़ शब्द है वो पीयूष की इजाद है, और पीयूष यहीं के हैं, ग्वालियर के हैं। अब आप जब मिलो उनसे तो पूछना कि दादा ये बूचड़ का मतलब क्या होता है। नहीं सर, मुझे बूचड़ का गुरु मतलब तो पता उसका है। कॉन्टेक्स्ट मेरे ख्याल से वही था कि बहुत सही है, ये बूचड़ है मतलब बहुत सही है। अच्छा जी ठीक है, एक्चुअली मैंने लिया उसको उसी वे में हाँ, तो था। बस सही है क्योंकि मेरे लिए तो इतना ज्यादा ये टॉर्चर था कि मैं उसकी सारी यादें भूल जाना चाहता हूँ। लेकिन हम याद करना चाहते हैं आपके एक्ट 1 के दिनों के तमाम साथियों को। किसी रोज दिल्ली तमन्ना है, और ऊपर वाला अगर कहीं बैठा है सुने कि पंडित जी के टीम के जो सारे कलाकार हुए, और जो गाने तो छन छन के आते रहे, फिर गुलाल हुआ, चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर में आता रहा, लेकिन वो जो दौर था और जो लोग उस स्कूल से निकले जी, एनके शर्मा के, वो सारे दोस्त, वो आंदोलन है ये। वो आंदोलन है, और वो सत्संग जो है ना, एक बार बैठे और आप लोगों के साथ वो शाम बिताई जाए जी, और ये जी। तमन्ना है, देखते हैं तो कब अगले साल धरा जी को बोलिए, निखिल जी को बोलिए अगले साल के बाद कि एक्ट 1 के नाम एक शाम की जाए और उसके अंदर 1 दर्जन कलाकार आए। और हम उम्मीद करेंगे कि पीयूष मिश्रा आ जाएंगे। पीयूष मिश्रा मतलब बाकी सब कलाकार एक तरफ, पीयूष मिश्रा अकेले हैं वो 52 गज के हैं, वो 52 गज के लंका का वो कितना प्रसंग आप बढ़िया याद कमाल का काम कर रहे हैं। वो किस तरह से अपने उनका गीतों का जो नहीं, आपने सम्मेलन होता है, जो गीतों कहाँ खास आप देखा आपने वो बल्ली महाराज बल्ली महारान हाँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और वो देश में नहीं दुनिया भर में ट्रेवल कर रहे हैं। और सोचिए कि वो कैसा समा बांधते हैं उसके अंदर। तो धरा जी, निखिल जी, प्लीज आप अगले साल बुलाइए। और ये रिक्वेस्ट हम तक आई है, और ये रिक्वेस्ट नहीं आदेश समझा जाएगा, इसे आदेश समझ के हम ले रहे हैं नहीं, अपने मैं माथे आदेश पर। नहीं, अनुरोध ही होना नहीं, चाहिए। नहीं, मैं आदेश मैं चूंकि आप बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, और आपने नहीं, कहा मैं है नन्ना मुन्ना बालक हूँ, मुझे बड़ा मत बनाओ। नहीं, अभी तो आप नन्हे मुन्ने बालक के पिता हो के आप राष्ट्रीय पुरस्कार जैसी स्थितियों में हैं, और आपको ऐसे तमाम पुरस्कार मिलते रहे, और आपके काम का इनाम हम सब हैं। देखिए, आपको प्यार करने बहुत बहुत वाले शुक्रिया, लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लगातार आते रहें सर, और ऐसी कई शामें गुजरे, और आपकी हर शाम खुशनुमा गुजरे, और बहुत आप बहुत और बेहतर काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया सर।